Hello friends, today I am going to deal with the historical background of the Indian Constitution Part 3 by Lawman and Center of Knowledge. Crown Rule 1858-1947। तो अभी तक हम क्राउन रूल पढ़ रहे थे और हमने इंड ऑफ कंपनी रूल कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखेंगे वे टू सेल्फ गवर्नमेंट। लेट्स स्टार्ट। वे टू सेल्फ गवर्नमेंट 1919-1947। तो इसमें पहला जो एक्ट आया वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या हुआ कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया सेंट्रल कंट्रोल को ओवर द प्रोविंसेस। मीन्स अब सेंट्रल कंट्रोल कम कर दिया गया। और कैसे कम कर दिया गया? सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया, जिसके तहत थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था तब भी वो सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरची। तो हम समझते हैं डायरची क्या होती है। डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफ़र और रिजर्व। अब हम ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर एड विद द एड ऑफ, मतलब कि मिनिस्टर की सहायता से जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो आज भी अगर हम देख लें तो गवर्नर की जगह हम प्रेसिडेंट देख सकते हैं और एड ऑफ मिनिस्टर्स आज भी होता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। तो बिल्कुल सेम है। और रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड इज एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटेड कर गवर्नर कर रहे हैं मिनिस्टर्स की सहायता के साथ, और यहाँ पे कर रहे हैं गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो है, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह की सरकारें अमेरिका में होती हैं, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कभी भी लेजिस्लेटिव के लिए काउंसिल नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो दिस इज़ द रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो अब आगे चलते हैं। बायकैम्ब्रलिज्म। तो बायकैम्ब्रलिज्म क्या होता है? तो बायकैम्ब्रलिज्म में दो हाउस हो जाते हैं किसी पार्लियामेंट में। तो अभी आप जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ देख सकते हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वहाँ पे दो हाउसेज होते हैं। जैसे अपर हाउस इंडिया का है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शंस का भी प्रावधान दिया गया इसमें। वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 ऑफ द 6 मेंबर फॉर टू बी इंडियन। तो 6 मेंबर्स में से 3 को इंडियन रहना होता था, लेकिन वो कमांडर एंड चीफ नहीं बन सकते हैं, मतलब कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते थे इंडियन, बाकी वो रह सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब देखते हैं आगे। पांचवा पॉइंट क्या है? फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो फ्रेंचाइज क्या होता है? फ्रेंचाइज होता है राइट टू वोट, मतलब मताधिकार का जो है, जो सपोर्ट होता है उसी को कहते हैं फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे या आधार पे मिला, जो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल उसमें होंगे। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल। तो आपने देखा था 1909 वाले एक्ट में भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, वहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया था। अब ये यहाँ पे एक कदम और ये आगे बढ़ गए। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। तो ये एक और चीज़ हो गई। सातवां क्या था? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। तो एक हाई कमिश्नर बना दिया गया इंडिया के लिए लंदन में, और उसको क्या कर दिए? ट्रांसफ़र कर दिए फंक्शन जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया देखते थे। तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर धीमे धीमे कम होने लगी। अब आगे देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अभी इसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
और पहले बोलते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में इसका सेटअप किया गया था, और ये रिक्रूट करता सिविल सर्वेंट्स को, जो कि सब जानते हैं अभी भी सिविल सर्वेंट्स को यूपीएससी रिकमेंड करती है। सेपरेशन ऑफ बजट्स, तो क्या किया, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को अलग अलग कर दिया। तो इससे पहले क्या होता था, केवल एक ही बजट होता था, वो सेंट्रल बजट होता था। तो अभी जो फंड्स थे अब इनके पास भी होने लगे, जिससे कि ये ज़्यादा देख सकते हैं कि क्या कुछ करना है हमारे स्टेट में या हमारे प्रोविंस में, और इनकी लेजिस्लेचर ही इसको इनेक्ट करती थी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैचूरी कमीशन, इंक्वायर इनटू रिपोर्ट, अब इनको क्या था कि 10 साल में जो है जो भी रिपोर्ट है इस जो एक्ट की, तो उसके बारे में रिपोर्ट करनी थी। चलिए देखते हैं अब कि ये स्टैचूरी कमीशन कब आया और क्या हुआ उससे। तो फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया, और ये जो हमने बताया कि इसमें 10 साल बाद एक रिपोर्ट देनी थी एक कमीशन को आके, तो ये यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे देख लीजिए आप सेकंड पॉइंट पे लिखा है, तो रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब आया, ये 1927 में आया, और ये 7 मेंबर स्टैचूरी कमीशन था। चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। तो इसमें क्या था, ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, तो सारे लोग अंग्रेज थे। तो जो भी इंडिया की पार्टीज थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग वगैरह, सब ने इसका विरोध किया, इवन हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया। सबमिटेड रिपोर्ट इन 1930 recommended the abolition of diarchy, extension of responsible government in provinces। तो इन्होंने क्या किया, सबमिट की अपनी रिपोर्ट 1930 को, और रिकमेंड किया कि क्या क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा डायरची तो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी वो अब सेंट्रल से प्रोविंस में भी होनी चाहिए, अब सेंट्रल ही तक ही सीमित ना हो, प्रोविंस में भी होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडिया प्रिंसली स्टेट, तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने की बात कर रहे थे। फेडरेशन मतलब संघ बनाने की बात कर रहे थे। और कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोट एंड सो ऑन, ये कम्युनल इलेक्ट्रेट के पीछे पड़े रहे अंग्रेज, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि डिवाइड करो और रूल करो, और जितना वो डिवाइड कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की। आगे देखते हैं। To consider the proposal of the Commission, the British government convened 3 round-table conferences of the representative of British government, British India, Indian princely state। तो 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो थी 1930 में, 1931 में, और 32 में, 1932 में, ठीक है। ये 3 थी। तो पहले में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड में गांधी और इरविन का समझौता हो गया, तो उसके तहत 1931 में उन्होंने ये चीज़, गांधी जी ने इस चीज़ को इसमें पार्टिसिपेट किया उस समझौते के तहत, और 32 में फिर कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एक फॉर्मेलिटी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखते हैं आगे। कम्युनल अवार्ड, अगस्त 1932 में जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, रामसे मैकडोनल्ड, तो जो रामसे मैकडोनल्ड थे, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसमें क्या था, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने अलग से इलेक्ट्रोड जो है घोषित कर दिया, और जिसको लेकर गांधी जी ने जो है फास्ट रख लिया अनटू डेथ, कि मृत्यु तक उन्होंने ये रख लिया कि अवार्ड को मॉडिफाई किया जाए, इसमें सुधार किया जाए। तो बी भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में पूना पैक्ट हुआ। तो ये याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर और जो मदन मोहन मालवीय जी थे, इनके बीच में हुआ जो है समझौता। एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्ट्रोड गेव रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड। तो अंबेडकर मान गए कि ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समझ गए कि भाई ये डिवाइड वाला रूल है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम लोग ज्वाइंट इलेक्ट्रोड में रहेंगे, और रिजर्व सीट डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दी जाएंगी। तो एज ए इंडियन, अगर आप वाकई में एक इंडिया की कंट्री को बनाना चाहते थे, तो आप
कभी भी सेपरेट इलेक्ट्रोड का सपोर्ट नहीं कर सकते थे। और जब आप सेपरेट इलेक्ट्रोड का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके डिवाइड रूल का। और अंबेडकर जी ये समझते थे, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि सेपरेट इलेक्ट्रोड तो नहीं लेंगे लेकिन रिजर्व सीट लेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि चलिए ठीक है रिजर्व सीट ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि वो वाकई में एक बहुत बड़े पैट्रियट थे और उन्होंने उस चीज़ को समझा जो जिन्ना नहीं समझ पाए। आगे देखते हैं। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये उसी के बेस पे आया, जो रिकमेंडेशन की साइमन कमीशन ने और जो अवार्ड आया कम्युनल अवार्ड और जो पूना पैक्ट हुआ उसी के आधार पे ये आया। तो इसमें सबसे अच्छी बात थी ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया गया और प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को एज ए यूनिट उसमें दिखाया गया। 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजुडेटरी पावर्स वायसराय को दे दी गई। तो फेडरल लिस्ट को आज सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट को स्टेट लिस्ट कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट को कॉन्करेंट। तो जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंट्रल के सब्जेक्ट होते हैं, प्रोविंशियल या फिर स्टेट में स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों काम कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत दोनों गवर्नमेंट काम कर सकती हैं, प्रोविंशियल और फेडरल दोनों। एबॉलिश डायरची इन प्रोविंसेस, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब क्या किया, डायरची जो प्रोविंसेस के अंदर थी वो तो एबॉलिश कर दी और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। लेकिन अब यहाँ पे सेंट्रल में डायरची कर दी, वहाँ से हटाई तो इधर कर दी। तो फिर वही बात, फेडरल सब्जेक्ट डिवाइडेड रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वही सेम टू सेम बात है। बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। तो 11 में से 6 स्टेट में बायकैमरलिज्म कर दिया गया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। Extended communal representation principle by providing separate electorates for depressed classes, women and labor। फिर देखिए, उसके बावजूद भी, पुनः पैक्ट के बावजूद भी डिप्रेस्ड क्लास के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड घोषित कर दिया। इवन वुमेन, लेबर, मतलब वो सबको डिवाइड करना चाहते थे। और ये बहुत बड़ा गेम था ब्रिटिशर्स का। एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो बनी थी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको जो है एबॉलिश कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या किया गया है इस एक्ट में 1935 वाले में, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार। तो मताधिकार को एक्सटेंड कर दिया गया, अब टोटल 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग करने का राइट मिल गया। ठीक है, रिजर्व बैंक के एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1935 में ही किया गया, तो सेम ईयर था। कंट्रोल क्या करती, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अभी भी आप देख सकते हैं हर स्टेट का जो है एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और कभी कभी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी दो स्टेट को जोड़कर कर दिया जाता था, तो वो यहीं से है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937। फेडरल कोर्ट बोलते थे पहले सुप्रीम कोर्ट को, और 1949 को इसको सुप्रीम कोर्ट बोलने लगे, 1949 से। तो आप लोग याद कर लीजिएगा 1949 से इसको बोलते थे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब देख लेते हैं कि जो लास्ट एक्ट है 1947 में, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उससे पहले क्या क्या हुआ, एक सीरीज समझ लेते हैं। और ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ नॉट अ हिस्ट्री क्लास, बट मैं यहाँ डील कर रहा हूँ हिस्ट्री से, जिससे कि आपको हिस्ट्री भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं आगे। तो 1937 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में मैंने दो ही पार्टीज़ के, क्योंकि ये दो मेन पार्टी थी, उन्हीं के बारे में लिखा है। एक तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको 707 सीट मिली, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको 105 सीट्स मिली। ठीक है, और टोटल सीट कितनी थी, 1585 सीट्स थी। तो देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा बहुमत लिया इस चीज़ में। 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो वायस राय थे लॉर्ड लिन लिथिगो, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया अ पार्टी टू द वॉर एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इन्होंने
विदाउट एनी कंसल्टेशन इंडिया को पार्टी बना दिया ब्रिटिश एम्पायर के साथ अगेंस्ट द जर्मनी। तो भाई कांग्रेस पार्टी, गांधी जी, नेहरू सब बहुत नाराज हुए, बोले कि विदाउट कंसल्टेशन आपने कैसे कर दिया, आपको एक बार पूछना चाहिए था। और इसी वजह से उन लोगों ने बहुत विरोध किया, जो भी कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने जो 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनकी, उन सब पार्टियों से उनके लीडर, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट से उनके लीडर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने रिज़ाइन नहीं किया। इवन इन लोगों ने मिलकर सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और बंगाल में, यहाँ पे इन्होंने जो है सरकार बनाई। तो ये देख सकते हैं मुस्लिम लीग में मुस्लिम टर्म यूज़ हुआ है, हिंदू महासभा में हिंदू टर्म यूज़ हुआ है। लेकिन जब इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन एक होने लगे, जब इन्हें लगने लगा कि मेरा पॉलिटिकल फ़ायदा इस चीज़ में है, तो ये लोग एक हो गए। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हिंदू मुस्लिम, ये केवल पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। और तो हमें लॉन्ग रन में इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उसी तरह बिहेव करना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। और हम देखेंगे भी इस ये प्रॉब्लम कहाँ तक जाएगी, अभी देखते हैं। तो 1940 में अगस्त ऑफर फिर लाए लॉर्ड लिथिगो, क्योंकि उनको लगने लगा कि भाई अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडियन सपोर्ट करें उन्हें, अगर इंडियन सपोर्ट करें उन्हें इस वॉर में, तो वो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, या इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनवाएंगे। ठीक है। फिर आया क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन में आए सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या किया, बोला कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो कांग्रेस को ये बात पसंद नहीं आई कि इतने दिनों बाद भी डोमिनियन स्टेटस क्यों, हम पूर्ण इंडिपेंडेंस जब चाहिए हमें, तो वो क्यों नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो इसलिए क्रिप्स मिशन में भी यही चीज़ फिर से रिपीट हुई। और मुस्लिम लीग को ये लगा कि हमें तो पाकिस्तान नहीं मिला, तो दोनों पार्टीज़ ने अपोज किया। कांग्रेस के अलग इश्यूज़ थे और मुस्लिम लीग के अलग इश्यूज़ थे, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिजेक्ट हो गया। 24 मार्च 1946 को क्या हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे आपके क्रिप्स, और आपके थे एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर इसमें थे, और पैट्रिक लॉरेंस भी थे इसमें। तो ये तीनों लोग थे। और इन इसमें भी जो है बहुत विरोध हुआ इसका भी। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई पहले इलेक्शन करा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो इसमें इलेक्शन कराया गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये इलेक्शंस हो रहे थे जून 1946 में। टोटल सीट थी 389। तो इसमें से कांग्रेस को मिली 208, मुस्लिम लीग को 73 और अदर्स को 15 सीट्स मिली। ठीक है। तो 208, 73 एंड 15 अलग अलग सबको सीट्स मिली यहाँ पर, और बाकी प्रिंसली स्टेट्स के लिए सीट्स थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डन हो गई और इलेक्शंस हो गया, और एक बार फिर बहुमत कांग्रेस को ही मिला। और इसके बाद जिन्ना को लगने लगा कि उनका पाकिस्तान बनाने का सपना टूट न जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया 16 अगस्त 1946 को, और पूरे देश में राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, और जिसमें बहुत सारा जो है ब्लड बाथ हुआ और बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो चीज़ हुई, इसने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया और पाकिस्तान की डिमांड तेज हो गई। देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद सितंबर 1946, सितंबर 1946 में एंटरिम कैबिनेट हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एक कैबिनेट बना दिया जवाहरलाल नेहरू। तो मुस्लिम लीग का क्या रिस्पांस था, आगे देखते हैं। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट से ज्वाइन कर ली, लेकिन डिसाइड किया कि
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो बॉयकआउट करेंगे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं ज्वाइन की, लेकिन कैबिनेट ज्वाइन कर लिया। 19 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, इस दिन हुआ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मुस्लिम लीग नहीं थी, और पहले दिन 211 लोग थे केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि मुस्लिम लीग थी नहीं तो आधे मेंबर्स ऐसे ही कम हो गए। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, जो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, आप सब जानते हैं। 22 जैन 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया एनी अनएनिमोसली। तो इसमें क्या हुआ कि विदाउट मुस्लिम लीग कांग्रेस नहीं कर रही थी, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास नहीं कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नहीं आ रही है तो उन्होंने अल्टीमेटली इसको जो है अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, अब वो प्रधानमंत्री बने थे, ये लेबर पार्टी के थे। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब 30 जून 1948 को ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा और अंग्रेज़ अब यहाँ से इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ डिक्लेयर हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे देखते हैं। 3 जून 1947 को क्या हुआ, माउंट बेटन प्लान आया। तो क्लेमेंट एटली, जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, इन्होंने लॉर्ड माउंट बेटन को भेजा, और लॉर्ड माउंट बेटन ने सीधे इस प्लान में क्या किया, पार्टीशन की बात की, और इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट कंट्री बनेंगे। यहाँ मान लिया गया, क्योंकि राइट्स हो रहे थे थ्रू आउट द कंट्री, और इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। और फाइनली कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और मुस्लिम लीग को तो यही चाहिए था, तो उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसको अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें क्या हुआ, पहले देखते हैं कि भाई इन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि ब्रिटिश रूल 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा, उसमें 2 1 कंट्री बनेंगी, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। अबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ वायसराय, और दोनों जो डोमिनियन थी उनको गवर्नर जनरल दे दिया गया, एक एक। तो वो यहाँ के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंट बेटन, और वहाँ के बने पाकिस्तान के लॉर्ड वो मोहम्मद जिन्ना। ओके, तो ये दोनों बने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द ईस्ट डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट दियर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दियर रिस्पेक्टिव नेशन। तो अपने अपने नेशन के लिए अपने अपना जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको चुनना था वो चुन सकते थे। ठीक है। Abolish the office of Secretary of State of India, transfer his function to the Secretary of State for Commonwealth Affairs। जो Secretary of State for India थे, उनकी जितने फंक्शंस थे वो Secretary of State for Commonwealth Affairs को दे दिए गए। ठीक है। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। तो पैरामाउंटेंसी ख़त्म कर दी गई, इंडियन प्रिंसली स्टेट और ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15 1947। तो ये भी एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। अब देखते हैं आगे। ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान आर टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये चॉइस दे दी गई कि भाई आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। Governance of each of the dominions and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution were framed। तो अभी जो गवर्नेंस होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से होगी, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता। अगला पॉइंट देखते हैं। डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स एंड आस्क रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। तो अब ब्रिटिश मोनार्क की जो पावर थी, जो वीटो की पावर थी, और जो सर्टेन रिजर्वेशन थे बिल्स को अप्रूव करने को लेकर, वो सब हटा दिए गए, और उनकी जगह पे गवर्नर जनरल को वो सारे राइट दे दिए गए, मीन्स लॉर्ड माउंट बेटन को, और वहाँ पर पाकिस्तान में मोहम्मद जिन्ना को। ठीक है।
designated the Governor General of India, the provincial governors, as constitutional nominal heads of the state. तो इसने क्या किया कि एक गवर्नर जनरल को तो मतलब सेंटर पे बैठा दिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को हर स्टेट्स के हेड के रूप में बैठा दिया गया, ठीक है। ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, और जो भी टाइटल था एम्परर का, तो अब जब इंडिया फ्री हो रहा है तो जो किंग ऑफ इंग्लैंड है वो इंडिया का टाइटल अपने पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो पहले किंग ऑफ इंडिया भी कहलाते थे, लेकिन अब वो नहीं वो टाइटल रख सकते हैं। तो तभी तो मतलब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तभी तो हम सोवरन हो गए, ऐसे कैसे होंगे, ठीक है। डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो अब जो है अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज बंद कर दिया गया, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी बंद कर दिया गया, और जो सिविल सर्वेंट पहले से ही अपॉइंटेड थे उनको वर्क करने दिया गया। तो ये हो गया, ये लेसन आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट में हम यहाँ से आगे देखेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो भी चीज़ें बची हुई हैं। अब ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बची हुई हैं, अधिकांश चीज़ें इसमें मैंने कवर कर ली हैं, लेकिन अगर कुछ बच गया है तो मैं एक और वीडियो बनाकर इसको दी एंड करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैं जल्दी से जल्दी आपको फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, सिटीजन राइट वगैरह मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और इसको यहीं पर आज हम एंड करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और इसके अलावा आते रहेंगे और चीज़ों को इम्प्रूव करते रहेंगे। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।